जय सिया राम भाइयों। मैं मेरा नाम सूरज कुमार झा है और मैं एक बार फिर से वीडियो लेके आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है और मैं अभी ये वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जस्ट पूजा करके आया और अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज हम वही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो सबसे पहले जो हम पढ़े हुए थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अब उसके आगे का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके आगे का जो टॉपिक है वो है आरएनए वर्ल्ड। फिर है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, फिर बेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये सब टॉपिक है ये सब डीएनए रेप्लिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड हम जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया वो हम पढ़ने का समझने का कोशिश करेंगे। तो आरएनए वर्ल्ड में हमें ये समझाया गया है कि जो सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ था वो आरएनए था। ठीक, सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ था वो आरएनए था। तो अब आरएनए ये तो बोल दिए, तो बट इसका तो कुछ प्रूफ भी होता होगा ना। तो मतलब इसका जो प्रूफ जो था आरएनए में, आरएनए के ऊपर आरएनए जैसे एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है तो उसमें ट्रांसलेशन होता है। तो वही है कि आरएनए कंटेन ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक, आरएनए एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक, आरएनए में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। तो इसी सब जो प्रूफ था, उसी प्रूफ के चलते आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल मान लिया गया था। ठीक, अब बट जो मेनली हम जानते हैं वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये क्यों हुआ, तो इसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो क्यों नहीं जेनेटिक मटेरियल हुआ आरएनए, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आरएनए अनस्टेबल फॉर्म में था। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं आरएनए जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है। ठीक, क्यों नहीं हुआ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो आरएनए जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में है। ठीक, अब इसका कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा। तो सॉल्यूशन ये हुआ कि उसी आरएनए से आगे चल के डीएनए फॉर्म हो गया, उसी आरएनए में से फिर डीएनए फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब आरएनए से जो डीएनए बना होगा तो उसमें तो कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुई होगी। ऐसे ही तो भाई कुछ नहीं बन जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन तो हुआ होगा। तो हम आरएनए डीएनए तो एक केमिकल है, तो उसी केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ। केमिकल मॉडिफिकेशन में ये हुआ कि मान लीजिए उसमें जो यूरेसिल जो था आरएनए में वो कन्वर्ट हो गया थाइमिन में। यूरेसिल इज़ कन्वर्टेड इनटू थाइमिन और यूरेसिल इज़ कन्वर्टेड इनटू थाइमिन और उसके बाद उसमें रिपेयर हुआ। ठीक, उसमें रिपेयर इवॉल्व हुआ। अब रिपेयर इवॉल्व मतलब ये है, हाँ, रिपेयर इवॉल्व के बारे में बताएंगे उससे आगे कि फिर उसमें आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंड होता है। सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड हो गया, दूसरा ये हुआ। और तीसरा था रिपेयर इवॉल्व हुआ। अब रिपेयर इवॉल्व होने का मतलब क्या है, तो रिपेयर इवॉल्व होने का मतलब ये है कि मान लीजिए डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंड होता है और आरएनए हम जान चुके हैं कि वो सिंगल स्टैंड होता है। तो आरएनए जो डबल स्टैंड होता है यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है, डबल हेलिक्स जो होता है, तो उसमें ए के सामने डी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए, ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस में होता है। अब वो सीक्वेंस फिक्स होता है, वो दिया किसके गया था, चारघाव के द्वारा ही बताया गया था, ये फिक्स होता है। तो मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में मान लीजिए वो तो बेस का जो सीक्वेंस होता है वो तो फिक्स होता है, ए के सामने टी है, तो ये मान लीजिए फिक्स होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए उस डीएनए में म्यूटेशन हो गया और उस मान लीजिए जी के सामने जी आ गया, मान लीजिए टी के सामने टी आ गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ना। तो वो मिस्टेक इस डबल स्टैंड जो डीएनए है वो डीएनए डबल स्टैंड के कारण हम उसमें मिस्टेक पहचान सकते थे। और जो आरएनए होता है तो वो तो सिंगल स्टैंड होता है, उसमें तो बस जो भाई ए, टी, जी, सी जो भी हो उसके सामने में तो कुछ तो आएगा नहीं, तो उसमें मतलब नहीं पहचान पाए। तो डीएनए में ये हम कंक्लूजन निकाले, ड्यू टू द डबल स्टैंडर्ड वी conclude some mistake and कंटिन्यू दिस मिस्टेक एंड आगे जाके हम इस मिस्टेक को फिर हम सुधार लेंगे। ठीक, और आरएनए में अगर आरएनए में क्या हुआ कि सिंगल स्टैंड की वजह से वो उसमें मतलब मिस्टेक नहीं पता कर पाए। ठीक है, तो चलिए मतलब ये आरएनए वर्ड जो था इतना ही तक था। अब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है,
डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कॉपी ऑफ डीएनए। तो इसमें कुछ कुछ सब टॉपिक है, जैसे सम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, फिर उसके बाद सम बेसिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये सब इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो इसके अंदर ये सब एक सब टॉपिक हुआ किसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, इसके अंदर सब टॉपिक्स हुआ। तो 1953 में जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, तो वहीं पे थोड़ा कंक्लूज कर दिया गया था कि मतलब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो था ना, वो एक टेम्पलेट सेट करता है। टेम्पलेट कहने का मतलब कि वो आगे मतलब ओल्ड से न्यू बनता है। जो जिस टाइम वो प्रपोज़ कर रहे थे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक 1953 में, तो उस टाइम वो बता दिए थे कि वह मतलब एक डीएनए रेप्लिकेशन एक तो सेपरेट होता है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में दो स्टैंड एक दूसरे से सेपरेट होता है और वो फिर आगे जाके टेम्पलेट सेट करता है। टेम्पलेट सेट करने का मतलब वो मतलब ओल्ड से न्यू बनेगा, किसी ओल्ड चीज़ से न्यू बन जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं। जैसे दो डबल स्टैंड डीएनए है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वो क्या होता है, पहले सेपरेट होता है, सेपरेट होकर वो आगे गया, आगे जाके वो क्या होता है, एक ओल्ड स्टैंड बन जाता है, वो एक ओल्ड स्टैंड बन जाता है, ठीक। अब उस ओल्ड स्टैंड से वो एक न्यू स्टैंड बनता है। अब न्यू स्टैंड कहने का मतलब मान लीजिए उस ओल्ड स्टैंड पे ए टी जी सी है, उसके सामने ए के सामने टी, जी के सामने सी, ऐसे करके टेम्पलेट सेट कर लेता है। और फिर यही ओल्ड न्यू आगे जाके अपना ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ऐसे कर करके धागा टाइप का वो आगे डीएनए स्टैंड बनाता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सम बेसिक पॉइंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हमको करना रहता है ना, तो डीएनए को थोड़ा डीकंडेंस फॉर्म में रखना पड़ता है। यानी कि डीएनए कंडेंस फॉर्म में रहता है, तो डीएनए को क्या करना पड़ता है, डीकंडेंस फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। डीएनए को डीकंडेंस डीकंडेंस फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक। अब डीकंडेंस कहने का मतलब ये हुआ कि डी का हर वक्त डीकंडेंस ही नहीं रखेंगे। मतलब जब हमको डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़ेगा तब उसको हम खोलेंगे, ठीक। और खोलेंगे और उसके बाद जब मेरे को उस टाइम जब नहीं ज़रूरत रहेगी उसको फिर हम मतलब क्लोज़ कर देंगे। कहने का मतलब डीएनए को पहले हम जब रेप्लिकेट करना रहेगा तब हम खोलेंगे और फिर जब नहीं रहेगा तो उसको बंद कर देंगे, ठीक। तो और इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले इसमें यूक्रोमेटिन पहले रेप्लिकेट करता है, उसके बाद फिर हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्यों करता है, क्योंकि ये पहले ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में होता है, जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये भी बात समझ गए आप। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या होता है, तो डीएनए स्टैंड पे ना एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम डीएनए रेप्लिकॉन कहते हैं। और उन डीएनए रेप्लिकॉन के सेंटर में ओरिजिन होता है, जिसे हम बायोटेक में आप ओआरआई साइट भी पढ़े होंगे, बट यूकैरियोटिक सेल में हम ओरिजिन उसको बोलेंगे। तो डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या होता है, वो डीएनए के स्ट्रैंड पे वो छोटे छोटे पार्ट में रहता है और उसको हम रेप्लिकॉन बोलते हैं। और इन यूकैरियोटिक सेल एक डीएनए पे मल्टीपल रेप्लिकॉन होता है और मल्टीपल ओरिजिन होता है। और ओरिजिन क्या होता है, उस रेप्लिकॉन के उस जो रेप्लिकॉन जो होता है, जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े पे होता है, उस ओरिजिन से क्या होता है, सेंटर में जो ओरिजिन रहता है वहाँ ओरिजिन से क्या होता है कि डीएनए ब्रेक करता है। यानी कि डीएनए जो होता है वो ब्रेक करता है, ठीक। डीएनए बीच से ब्रेक करता है ओरिजिन साइड से। तो ओरिजिन इज़ दैट साइट फ्रॉम वेयर डीएनए सेपरेट और ब्रेक। और सेपरेट और ब्रेक कहने का मतलब यानी कि वहाँ पे एच बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। वहाँ पे एच बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो वन रेप्लिकॉन के अंदर वन ओरिजिन होता है, वन ओरिजिन के अंदर टू रेप्लिकॉन होता है और टू क्या रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। अब आप जान रहे होंगे कि ये क्या बोलते हैं उसको,
अरे यार, रेप्लिकेशन फॉर्क होता है और टर्मिनस होता है। हाँ, एक ओरिजिन के अंदर 2 टर्मिनस और 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन जो आगे जाके होती है वो इसी रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये टर्मिनस क्या बता दिए, तो टर्मिनस ये बताए हम कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए का ऐसे धागा फॉर्म में जो होता है, तो उसके एट द एंड पे जो होता है ना वो टर्मिनस होता है। एट द एंड टर्मिनस प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक। ये भी बात आपको समझ गए, मतलब रेप्लिकॉन का भी कंसेप्ट आपको क्लियर है कि एक ओरिजिन के अंदर दो रेप्लिकॉन प्रेजेंट, एक ओरिजिन के अंदर एक ओरिजिन के अंदर 2 टर्मिनस, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होता है और यही रेप्लिकेशन फॉर्क में आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या 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 होता है। स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या क्या होता है, ठीक। तो स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला जो आता है, तो देखिए अब उस ओरिजिन साइट पे, तो ओरिजिन साइट पे तो डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे होगा, किसके मदद से होगा, ये तो हमको कुछ नहीं पता था। तो उस ओरिजिन साइट पे एक एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम की मदद से वो ओरिजिन से डीएनए ब्रेक करेगा, ठीक है। तो डीएनए तो ब्रेक कर गया, चलिए ये तो बात हमसे, हेलिकेज एंजाइम आया और उस ओरिजिन पे गया, ओरिजिन पे ब्रेक कर दिया, ठीक। अब उस ओरिजिन पे आके वो ब्रेक जब कर दिया तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मान लीजिए आप कोई एक धागा ले लिए, उसको बीच से ऐसे करेंगे तो वो टूट गया, तो वो तो सेपरेट हो गया। फिर वो जो डीएनए जो होता है तो वो तो हम जानते हैं कि वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहने का मतलब उसमें एटीजी करके होता है, तो वो फिर से अपने नेचुरल फॉर्म में आने का कोशिश करेगा, यानी कि नेचुरल फॉर्म यानी कंडेंस फॉर्म में आने का। तो उस कंडेंस फॉर्म को रोकने के लिए, क्योंकि हमको तो यहाँ पे डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, तो ये तो कंडेंस फॉर्म में होएगा नहीं। तो उस रेप्लिकेशन को रोकने के लिए एक प्रोटीन आती है, एसएसपी प्रोटीन, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन होती है। सिंगल स्टैंडर्ड क्या था इसमें, और देखना पड़ेगा। सिंगल स्टैंडर्ड, अरे यार, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आती है, जो इन दोनों को डीएनए को कीप ओपन फॉर्म में रखता है, ठीक है। कीप ओपन फॉर्म में उसको रखता है। अब मान लीजिए उसको हम जब ओपन फॉर्म में रखेंगे, तो मान लीजिए किसी धागा को अब ऐसे हमको छुड़ाएंगे तो साइड से तो वो उलझेगा ना। किसी जूट के रस्सी को आप ऐसे करके खोलिएगा तो साइड से उलझेगा। तो उसी उलझने को हम बोलते हैं इंग्लिश में सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो सुपर कॉइलिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए एक एंजाइम होता है ट्रोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है, ठीक। इतना बात समझ गया। अब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमराइज। तो अब ये सब कुछ सेट था। अब डीएनए पॉलीमराइज को बुलाया गया कि भाई आपको डीएनए रेप्लिकेशन करना है। तो भाई किसी को आप बुलाएंगे, थोड़ा महत्वता देंगे, तो उसका तो थोड़ा मतलब चौड़ा होगा ना वो, कि भाई मेरे को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो थोड़ा ये मतलब अपना ये दिखाया कि हाँ चलो भाई, हमको मतलब कोई बुला रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो थोड़ा हम वो दिखाते हैं। तो ये बोला कि भाई मेरे को 2 रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सब बोला क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए भाई तुमको। तो वो बोला कि हम 5' से 3' में ही बस डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, और हमको पहले एक प्राइमर बना के दो, यानी कि एक छोटा सा आरएनए बना के दो, तभी हम रेप्लिकेट करेंगे, ठीक। और जो 5' से 3' जो रेप्लिकेशन जो ये बोला कि उस डायरेक्शन में करेंगे, तो वहाँ पे ना 3' पे जाके न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज जो है ना वो 3' अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3' पे ही जाके ऑलवेज लगेगा, ठीक है। 3' पे ही जाके न्यूक्लियोटाइड लगेगा, ठीक। और ये प्राइमर जो होता है वो एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए होता है, ठीक। एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए होता है, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ आरएनए होता है, ठीक है। ये एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए होता है। तो अब जो आप रिक्वायरमेंट दिया, तो रिक्वायरमेंट के बाद कॉम्प्लेक्सिटी बनी। तो मतलब अब ये हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन दिस 2 रिक्वायरमेंट आर शोन बाय डीएनए पॉलीमराइज, ठीक। तो ये हुआ कि मान लीजिए रेप्लिकेशन फॉर्क है ऐसे करके, फिर ऐसे और ऐसे 5' 3', ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन चेंज हुआ और प्राइमर आ गया, ठीक। इस दोनों रिक्वायरमेंट के बाद से डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया,
मान लीजिए 5 डैश और 3 डैश है, तो 3 डैश वाले इन पे उसके अपोजिट 5 to 3 जाएगा, और ये जो 5 डैश वाले हैं उस पर 5 to 3 इधर जाएगा, एक में इधर जाएगा और एक में इधर से जाएगा। इधर में 5 डैश से 3 डैश, क्योंकि वो बोल दिया था कि हमको 5 डैश से 3 डैश में जाना है, तो एक में इसमें 5 डैश से 3 डैश और ऊपर वाले में 5 डैश से 3 डैश, ठीक, ऐसे करके जाएगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक, डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, डायरेक्शन उसका चेंज हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो रेप्लिकेशन फॉर्क था, ऐसे ऐसे करके रेप्लिकेशन, इसमें 5 डैश और यहाँ पे 3 डैश, ठीक, 5 डैश 3 डैश। तो जो नीचे वाला जो था वो तो 5 डैश से 3 डैश के अपोजिट में था, वो तो सुटेबल फॉर्म में था। तो इस पर 3 डैश, इधर 5 डैश, इस पर 3 डैश, तो यहाँ पे 3 डैश पे न्यूक्लियोटाइड लग गया, वो अपना आगे आगे बढ़ता गया, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उस पर ये जो आगे गया ना, उस पर बस थोड़ा सा ही लगा 5 डैश 3 डैश, और इस पर आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों, क्योंकि इसके सेम डायरेक्शन में था, ये भी 5 डैश पे ही था और इधर 5 डैश में जा रहे थे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाने में प्रॉब्लम हुआ। तो अब इसको तो भाई एक्सटेंड करवा, क्योंकि रेप्लिकेशन तो हमको पूरा करना है, यहाँ तक है ना 5 डैश, बट यहीं पे लगा के छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो हम न्यूक्लियोटाइड को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहने का मतलब ATG, ATGC, ATG से कर करके उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर ATG से कर करके हम जब आगे बढ़ाए, तो जब आगे बढ़ाए तो हमको प्राइमर सेट करने का नीड आया है, ठीक है। प्राइमर जब हम ATG से ATG करके आया तो हम और उस पर प्राइमर लगाएंगे। इस पर तो एक प्राइमर आया, इस पर न्यूक्लियोटाइड लगे हो गया, लेकिन इस पर तो इस अपोजिट सेम डायरेक्शन में था, तो इस पर और प्राइमर लगाना पड़ेगा और उसको DNA रेप्लिकेशन को पूरा करने के लिए वो करना पड़ेगा, ठीक। तो अब क्या हुआ कि जो 5 डैश वाले पे जो था ना प्राइमर, उस पर क्या हुआ, रिपीटिंग ऑफ प्राइमर ऊपर वाले पे हुआ, और नीचे वाले पे ये तो अपना सेट था, इस पे 3 डैश पे न्यूक्लियोटाइड आया और ये बढ़ता गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। और क्या हुआ कि DNA रेप्लिकेशन जो था वो एक साथ नहीं हो पा रहा था, मतलब एक साथ कैसे करते, इसीलिए तो 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश ऊपर वाले में लगाए हैं ना, नहीं तो एक ही बार में हो जाता। तो DNA रेप्लिकेशन एक बार में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक बार में अगर करते तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर पड़ती, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें रिक्वायर पड़ती, ठीक है। तो अब ये हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर पड़ती, तो अब ये हम आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये DNA रेप्लिकेशन जो है, DNA रेप्लिकेशन में हम प्राइमर बार बार यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको DNA रेप्लिकेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एट द एंड एक फॉर्क उठाएंगे, फॉर्क में ऐसा 5 डैश 3 डैश रहता है, तो ऊपर वाले में तो बहुत सारा प्राइमर लग चुका है, तो इसको जब रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्राइमर जो लग चुका है ना, उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ऊपर वाले को लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे क्योंकि इस पर बहुत सारा प्राइमर लग चुका है, और नीचे वाले को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि उस पर बस एक बार न्यूक्लियोटाइड लगा, वो अपना फिक्स हो गया, ठीक। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस है और वो फास्ट है, और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस है, स्लो है, ठीक। अब हम नीट में 2018 में एक क्वेश्चन भी आ गया था डायरेक्शन के ऊपर, तो डायरेक्शन आपको बताना चाहूँगा कि लीडिंग स्टैंड का जो डायरेक्शन होता है ना, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। अब थोड़ा सोच रहे होगा ये क्या बोल दिया आप। तो देखिए, रेप्लिकेशन फॉर्क जो होता था वो तो बीच से काट के होता था ना भाई। मान लीजिए ये पूरा DNA था, ये पूरा मान लीजिए DNA था, उसके बीच से काट के जो आधा हिस्सा बचा था उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते थे ना। और जब हम देखे थे रेप्लिकॉन में बीच में सेंटर में ओरिजिन होता था, तो ये ओरिजिन इधर हुआ, तो और क्या बोलते हैं उसको, और ये लीडिंग स्टैंड था, ये तो इधर जा रहा था, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्म, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। और लैगिंग स्टैंड में क्या इसका अपोजिट हुआ, टुवर्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म तो इधर है भाई, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म और टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये डायरेक्शन नोट कर लीजिएगा, ये नीट में 2018 में क्वेश्चन आ गया था, PYQ उल्टा के देख लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि प्राइमर वाइमर का बात कर लिए। हम ये समझ नहीं रहे थे कि प्राइमर जो हम सेट कर रहे हैं वो तो एक RNA है, बट हमको तो DNA रेप्लिकेशन करना है।
तो आरएनए को तो हटाना पड़ेगा भाई। तो हम आरएनए को रिमूव कर दिए। तो जब आरएनए को रिमूव किए ना, तो नीचे वाले को तो कोई नहीं फ़र्क पड़ा भाई, वो तो मतलब फ़र्क पड़ा इसका थोड़ा सा पड़ा, लेकिन ऊपर वाले में जो आरएनए लगा हुआ था, यानी कि प्राइमर जो लगा हुआ था, तो मान लीजिए ये एक प्राइमर लगवाया, फिर एक ये प्राइमर लगवाया, फिर एक प्राइमर ये लगा, लेकिन उसके बीच में तो डीएनए भी तो था, उसके बीच में डीएनए भी तो था, तो उसके बीच में बस तो थोड़ा क्या गैप आ गया। उसी गैप को हम बोले आगे चल के ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट उस गैप को बोले, ओकाजाकी फ्रैगमेंट उस गैप को बोलने लगे जब हम आरएनए को हटाया। आरएनए कहने का मतलब प्राइमर को हटाया, तो उसको जो हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलने लगे। ओकाजाकी एक शायद नहीं, जापानीज़ साइंटिस्ट से जो अपना माइक्रोस्कोप में ये देखे होंगे, ठीक, ओकाजाकी फ्रैगमेंट करने लगे। अब इस जो गैप जो बन गया था उसको अब वो फिल किया डीएनए पॉलीमरेज। वो जो गैप बन गया था उस गैप को तो बोले ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इस गैप को फिल कौन किया, तो डीएनए पॉलीमरेज। और उस गैप और डीएनए में जो सील किया, मतलब चिपकाया, जो वो लाइगेज की मदद से चिपका। तो भाई इतना तो डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में जो सबसे पहला है वो स्पीड है। स्पीड कहने का मतलब एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, ई कोलाई जो होता है ना, ई कोलाई का 4.6 × 10⁻⁶ जो होता है, तो वो जो क्या बोलते हैं रेप्लिकेट जो करता है वो 18 मिनट में 2000 बेस पेयर पर सेकेंड रेप्लिकेट करता है। फिर आता है स्पीड, तो हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो भी होता है, जो पॉलीमरेज एंजाइम के मदद से किया गया था, इसका एक्यूरेसी भी पूरा एकदम परफेक्ट होता है। और जो ये अपना डाटा जो मतलब रेप्लिकेट किया था, उसके पास ये प्रूफ भी है कि ये क्या क्या डाटा किया था, यानी कि इसके पास प्रूफ भी होता है और इसका एक्यूरेसी भी परफेक्ट होता है। अब है थर्ड नंबर पे सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कहने का मतलब ओल्ड और न्यू डीएनए, मतलब ओल्ड और डीएनए जो पहले पीछे बताएं आपको, वो सेमी कंजर्वेटिव हो गया। और फोर्थ नंबर पे आता है इतना सेमी कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव में भी आप समझ गए, सेमी कंजर्वेटिव आप समझ गए। अब हम देखेंगे कि इसका डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है, यूकैरियोटिक में कहाँ होता है। तो प्रोकैरियोटिक का जो लोकेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो होता है इन द साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक का जो होता है वो इन न्यूक्लियस होता है। और प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रायर टू फ्यूजन में होता है, और ये यूकैरियोटिक में जो होता है वो एस फेज में होता है, ठीक है। तो चलिए भाई साहब 22 मिनट का वीडियो बन गया यार, इतना हम एक्सपेक्ट मतलब नहीं सोचे नहीं थे ये। तो चलिए कोई नहीं, आप ये थोड़ा शॉर्ट मतलब लॉन्ग वीडियो हो गया तो देख लीजिएगा, तो हम कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझाने लगे, इसलिए थोड़ा बढ़ गया टाइम। तो चलिए भैया, टाइम भी अब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हम आप वीडियो आगे शूट करेंगे नहीं, 1:18 हो गया है, तो सो जाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियो, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए कि मतलब ऐसा हम नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा लाइक वाइक करेंगे तो थोड़ा हमें भी होगा, तो लाइक कर दीजिए और पढ़ते रहिए। इस बार साथ में चलेंगे एम्स। चलिए फिर मिलते हैं, जय सिया राम, धन्यवाद।